एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग काम शुरू कर रखा था चंडीगढ़ का, उसमें हमने ये 10th टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट ये हो चुका है हमारा। यहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसकी वीडियो। अगर आपने जितना मैंने कंटेंट आपको करवाया, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे रिजल्ट्स फॉर्मूले, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने उनकी भी प्रैक्टिस कर ली तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर इस टॉपिक के आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको करवाए हैं, तो आप वो ले सकते हैं। मैसेज करके कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये बेटा पेड PDF रहेंगे। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और आपके क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको कैसे करना है आप वो कर सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पे ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे नया 11th, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी देखते हैं 1 से 2 से 3 क्लासेस में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है हमारा ये, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखिए वेक्टर और स्केलर के बारे में हम पढ़ेंगे। ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड। जिस क्वांटिटी की हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो हमारे पास होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है वेक्टर और स्केलर बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे अब इसमें एग्जांपल देखो, स्केलर का एग्जांपल क्या हो सकता है? जिसका डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वो क्या होता है? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। ये हमारे सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर की नोटेशन कैसे होती है? हम जनरली इसको डिनोट करते हैं जैसे ए वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच दैट एज ए बी के ऊपर जो ये तीर का साइन होता है, ये हमारा होता है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए बी। ठीक है, इसको सिंगल स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं विद एरो, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल में अगर दो वेक्टर को कंबाइन करके लिखना है तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, और ये निकलता कैसे है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, स्मॉल ए जो होगा उनको माइनस करेंगे। जो पीछे वाला है उसको पहले लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे जो स्टार्टिंग में है उसको। ठीक है, ये हम ऐसे निकालते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मोड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वैसे तो ये मोड का ही सिंबल होता है, लेकिन इसको निकालते दूसरे तरीके से, वो हम आगे पढ़ेंगे। वेक्टर ए बी एंड बी ए हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। जैसे ए से बी हम चलें तो इनकी डायरेक्शन क्या है? ए से लेके बी तक ये इस टाइप से जा रहा है, और बी से ए चलेंगे तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि पॉइंट स्टार्टिंग बी से ए, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, ए से बी और बी से ए, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जो प्लस की चीज़ें होती है वो प्लस की रहती है और माइनस की चीज़ें माइनस की चीज़ें जो हैं प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट पता चलेगी ना कैसे है? ए से बी पे जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे है, और बी से ए पे इसकी उल्टी डायरेक्शन है, यानी कि ऐसे। ठीक है, क्योंकि ए से स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ए से है तो ए से बी जा रहा है, और ये बी से ए जा रहा है, तो ए से तो उल्टी डायरेक्शन होगी ना, ए से बी, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे है, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अब है वेक्टर ए। वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर का इसको सिंबल भी बोलते हैं, जो ये कैप सी बनी हुई है, और ये डायरेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो ए वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ए। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, हम इसको ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कैसे? ये फॉर्मूला ये होता है, ये वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर हमारे पास क्या होता है? जीरो,
जीरो वेक्टर का मतलब जीरो, वेक्टर का साइन, ठीक है, तीर का निशान ये जो है, तो ये हो गया जीरो। तो ये वेक्टर वूज मैग्नीट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी सेम लेंथ हो, सेम और पैरेलल सपोर्ट हो, या सेम सेंस यानी कि सेम डायरेक्शन हो, तो वो होंगे हमारे इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट, लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन, इफ़ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। लाइक वेक्टर तो जिसकी सेम डायरेक्शन हो, मतलब सेम दिशा में वो जा रहे हैं, और अनलाइक क्या होंगे, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एक तो आगे जा रहा है और एक पीछे आ रहा है, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाले अनलाइक वेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स, बट लाइक वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो नोट है। जो इक्वल वेक्टर है वो हमेशा लाइक वेक्टर होते हैं, लेकिन लाइक वेक्टर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट। दो वेक्टर कब को इनिशियल वेक्टर होंगे, जब उनका स्टार्टिंग का पॉइंट क्या हो, सेम हो। ये मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, लेकिन इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग बिंदु है वो क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे हैव सेम लाइन और स्पोर्ट, जिसकी सेम लाइन और स्पोर्ट हो, और देयर लाइन ऑफ स्पोर्ट आर पैरेलल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इरिस्पेक्टिव एंड डायरेक्शन के इरिस्पेक्टिव, उनका क्या हो, लाइन ऑफ स्पोर्ट क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। 10 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर कोई 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो वो कोलिनियर कब होंगे, जब उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर, यानी कि एम बी सी वेक्टर, मतलब बी दूसरे वेक्टर को, बी सी वेक्टर को हम कुछ स्केलर की प्रोडक्ट में लिख सकें उस पहले वाले की, ठीक है, ए बी वेक्टर की, ठीक है। 3 वेक्टर हैं, ए बी को हमने लिखा सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है, तब वो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। अगर ऐसा लिखा जाता है तो कोलिनियर, अगर नहीं लिखा गया तो नॉट कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लानर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन। कोई अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं, दो वेक्टर हैं, तो वो कोप्लानर होंगे, और पैरेलल टू द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, कोप्लानर। कोप्लानर नाम से ही पता चल रहा है, प्लेनर का मतलब पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, सेम प्लेन में, प्लेन और पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, ठीक है। लोकलाइज मतलब उसकी जो लोकेलिटी है वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट, फ्री वेक्टर वूज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, मतलब कोई किसी का भी इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जिसका, वो क्या होंगे, फ्री वेक्टर। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बिल्कुल सही बात, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उनको सेम लिखना है, तो वो क्या होंगे, उसकी नेगेटिव। मान लो ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब उसका नेगेटिव क्या होगा, बराबर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी या बी ए, ठीक है। तो बी ए को हमने लिखा नेगेटिव ऑफ ए बी, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारे पास ट्रायंगल है, डायरेक्शन क्या है, ए बी की डायरेक्शन, बी सी की डायरेक्शन और ए सी की डायरेक्शन याद रखनी है। ए सी की डायरेक्शन कैसी है, ए बी की कैसी और बी सी की कैसी है, तो ए बी और बी सी को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ए सी बनेगा, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी। और अदरवाइज जब इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको पहले लिख देंगे सी को, और इसको ए को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस खत्म किया तो प्लस आ जाएगा, सी ए लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यही कहती है हमें, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होता है, इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम then their sum is represented by the diagonal of that parallelogram। क्या कहता है पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है, सबको पता ही होगा पैरेललोग्राम क्या होता है, ओ ए बी और सी ये पॉइंट है, ठीक है। दो वेक्टर पैरेललोग्राम है, मतलब सॉरी, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट, मतलब इन साइड्स का जो सम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके डायगोनल,
ठीक हो, इसको उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि OA और OC कोई भी दो हमने ये पैरेलल साइड ऐड कर दी तो वो थर्ड के इक्वल हो गया, यानी कि OB के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमें बताता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबको पता है, A माइनस बी कर लो या A ऑफ प्लस माइनस बी कर लो, ये इस टाइप से हमारा डिफरेंस निकलता है। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखने हैं। क्या कहते हैं, A प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। A माइनस बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। A प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये साइन याद रखना है यहाँ पे और यहाँ पे कैसा है। नेक्स्ट, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, रिजल्ट इजी थे ना। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है बाय स्केलर के साथ, तो कैसे होगी। MA को हम लिख सकते हैं AM, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको भी आगे पीछे करेंगे स्केलर को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर दो स्केलर को हमने ऐड करना है और उसकी वेक्टर से मल्टीप्लाई करती है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़, बहुत ही ईजी रूल है, याद हो गई होंगे साथ के साथ। पोजिशन ऑफ ए वेक्टर, the position of a vector A with respect to a fixed point O is a vector OA where fixed point is called the origin। fixed point क्या है, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर OA OB। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर जिसका फिक्स्ड पॉइंट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। एक्सप्रेशन बताना है एक वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर में, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ए भी हमारे पास कोई गिवन वेक्टर है, ओरिजिन कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा कैपिटल ए का वो होगा स्मॉल a। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बनेगा स्मॉल b, तो ओ ए बनेगा a, ओ बी बनेगा b, वही सेम जैसे अभी ऊपर था। ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी में से ए माइनस करेंगे, पहले लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला क्या करेंगे, माइनस, तो ये ऐसे हमारा पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ऑफ ए पॉइंट सी डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो M/N इज गिवन बाय। तो ये सीधा जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला और रेशो एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन जो निकाली थी, वही सेम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में हम पढ़ेंगे। तो इंटरनली क्या होती है, ये हमारे पास OA OB, ये कोई पॉइंट P है, OP हो जाएगा, ये B है और ये A है, ये M है और ये N है। M/N, M के B के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, N की A के कोऑर्डिनेट, तो B का क्या है स्मॉल b वेक्टर मान लो और ए का यहाँ पे अब वेक्टर चलेगा, तो एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेक्टर और 3D बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरी आप क्लासेस डेली देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे वेक्टर और जो ये 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा मिड पॉइंट का वो क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, अब यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। सेंट्रोइड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। उसके बाद इफ ए बी सी एंड डी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स सेंट्रोइड इज गिवन बाय। टेट्राहेड्रन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब उसके सारे साइड्स को ऐड करके 4 से क्या करना है, डिवाइड हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। अगर कोई इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में पूछ ले तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब है कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इन 2D में तो हमने पढ़ा है क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, OP क्या होता है, XI प्लस YJ, और मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या होगा, √x² प्लस y²। ये है 2D में। और 3D में क्या हो जाएगा,
टू पॉइंट्स का जॉइनिंग, टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तब फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस एक्स आई प्लस y2 माइनस y1j। उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली 3D में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड आ जाएगा z। ठीक है, z हो जाएगा जिसके कंपोनेंट होंगे z2 z1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, उसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल मीट एट ए पॉइंट पी पर, उसका डायगोनल जो है मीट इस टाइप से हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, पी उसका डायगोनल पॉइंट है, उस पर ये मीट कर रहे हैं ओ सी ओ बी, और बाहर कोई पॉइंट है ओ इनिशियल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ये ओ। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया, ए से भी मिला दिया। ठीक है, ये डायगोनल तो ऐसे मिला दिए ना, तो देखो अब ओ से ओ ए ओ बी ओ डी और ओ सी और ओ बी, ये हमने इसको ऐसे मिलाया है। ठीक है, मिला दिया। अब देखो, अब जो हमारे पास ओ पी आया है ना, ये वाला ओ पी किसके, ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ओ बी प्लस ओ सी को और क्या लिख सकते हैं, देखो ओ बी को हमने लिख दिया ओ ए प्लस ओ डी, क्योंकि ये सेम बात होगी ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो ओ बी और ओ सी, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ के ए के इक्वल, और ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल। ठीक है, ये हो गया, 2 को हम इधर ले आए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी ये इक्वल नहीं होंगे बेटा, इसको हमने लिखा है ओ पी जो है ओ बी ओ डी और ओ ए के इक्वल होगा, और ओ बी और ओ सी के इक्वल होगा डिवाइड बाई 2। इन दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो 2 को इधर ले आए, इनको क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ओ पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 को इधर ले आए, यानी कि 4 टाइम्स ओ पी किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ओ पी हमारा हो जाएगा ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें सिर्फ ये बोला था कि ओ पी को हमने लिख दिया ओ सी प्लस ओ बी बाई 2 और ओ डी प्लस ओ ए बाई 2, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, इसकी वैल्यू आई है 4 टाइम्स ओ पी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 3√6 अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है। तो मैग्नीट्यूड अगर गिवन है तो मान लो इस टाइप से मैग्नीट्यूड गिवन है, तो हमें कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस टाइप से था ना, पीछे अभी पढ़ा था, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। तो इसके लिए पहले यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर सबको आता है, कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकलता है ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए हमारे पास ये गिवन है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और उनको ऐड। ठीक है, ए आ गया और बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी आ गया। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, उसने ये बोला ना, द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√6 अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर है। तो अब यहाँ से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो सी है वो हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी पीछे अभी बताया था, वेक्टर इंटरनल बाइसेक्टर अगर करता है तो इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए और बी को हमने ऐड कर दिया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से वापस से इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, इंटरनल बाइसेक्टर का अभी जो जस्ट हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी एंड 3a माइनस 2b आर पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, देन पॉइंट्स आर, ओ ए हमने मान लिया ए, ओ बी हमने मान लिया बी, ओ सी हमारा ये गिवन है 3a माइनस 2b। तो कैपिटल ए बी वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर्स का निकालना है ना पोजीशन वेक्टर, तो ए बी और ए सी हम ये निकालेंगे। ठीक है, ए बी और ए सी हमने निकाल दिया। अब ये देखो,
ए सी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए बी, लिख दिया। ए सी इज इक्वल टू, माइनस का 2 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया, लैम्डा टाइम्स ए बी। अब मैंने बोला था अगर कोई स्केलर की मल्टीपल में दूसरे वेक्टर को लिखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ से इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये वेक्टर कैसे हो गए हमारे पास, कोलिनियर वेक्टर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट हमने ऐसे यूज किया है। जो क्वेश्चन ना समझ आए वो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। नेक्स्ट, इफ पॉइंट आई प्लस टू बी जे प्लस के लैम्डा आई प्लस म्यू आई आर कोलिनियर, देन कोलिनियर गिवन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सम स्केलर इनटू जो दूसरा वेक्टर बनेगा ए सी। तीन वेक्टर हैं ए बी बी सी और ए सी, इस टाइप से बनेंगे। तो एक वेक्टर को किसी भी स्केलर की मल्टीपल में अगर लिखा जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम टाइम्स ए सी, या फिर ए बी को अगर ऐसे लिखा जाता है एम टाइम्स बी सी, या बी सी को एम टाइम्स ए बी, किसी को भी कोई भी दो वेक्टर अगर एक के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाएं तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स आर दिस। फर्स्ट डायगोनल हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम की फर्स्ट जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी। जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ए माइनस बी। तो यहाँ से निकल जाएगा D1 निकल जाएगा, D2 निकल जाएगा, लेंथ ऑफ D1 लेंथ ऑफ D2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ टू आई दिस एंड दिस, ये थ्री पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल बताना है कौन सा होगा, ओ ए ओ बी ओ सी। हमारे पास ये गिवन है, ये ओ ए है, ओ बी है और ये ओ सी है। तो ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों हम निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकलेंगे, बी में से ए माइनस ए सी, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस ए, यानी कि ओ सी माइनस ए, ओ सी माइनस ओ बी, ये निकल के फिर यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे। अगर तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्वल नहीं है तो स्केलर ट्रायंगल, फिर ऐसे आइसोसेल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सबको चेक करना ही आता है कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए इज दिस एंड ए पॉइंट्स पी डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशो 1:2। इफ ए माइनस बी इज द पोजिशन वैक्टर एंड पोजिशन वैक्टर ऑफ बी इज गिवन बाय। तो बी निकालना है, ए हमारे पास गिवन है, सी हमने मान लिया B1 और पी हमारे पास ये पॉइंट है ए माइनस बी। रेशो क्या गिवन है, 1:2 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे OP। ठीक है, निकाल लेंगे ना। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 1B माइनस 2 6 12 माइनस 2 2 4, ए डिवाइड बाई 3, तो 2 + 1। ठीक है, इंटरनल। चलिए यहाँ से फिर B1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P एंड Q आर पोजिशन वैक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशो 2:5। ठीक है, PQ किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 2:5 में। तो कैसे निकालेंगे, 2Q + 5P डिवाइड बाई 5 और 2 7। ठीक है, ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, if A and B are adjacent side of a parallelogram, then magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B is a necessary and sufficient condition for the parallelogram to be a rectangle। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला है ए और बी दो हमारे पास एडजेसेंट साइड हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है और ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये नेसेसरी और सफिशिएंट यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ की ये कंडीशन है। तो वो पैरेललोग्राम टू भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल के केस में दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है, जैसे KVS NVS STET CTET सब में, CTET में तो नहीं, जो ये अपर लेवल के जो एग्ज़ाम है PGT के, TGT PGT के, उनमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। द वेक्टर AB और AC आर साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ABC की साइड हमारे पास गिवन है AB और AC। ठीक है, ए जहाँ से पॉइंट ए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होता है जो स्टार्टिंग में होता है ना AC, तो तीर का निशान ऐसे ही आएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब C की तरफ जा रहा है, AB B की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, आर साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो A, मीडियन की लेंथ बतानी है यानी कि AD। तो अब यहाँ से AD कैसे निकलेगा, अभी जस्ट पीछे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, AB + AC डिवाइडेड बाय
2, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी AD। तो लेंथ ऑफ AD यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ AD हमने निकाला, क्या आया वो √33 आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ AD, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो ए से मीडियन की जो लेंथ है वो क्या निकलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ AD। ठीक है, ये आ गया समझ में। चलिए यहाँ आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो गए, बाकी जो रिज़ल्ट थे ये इम्पोर्टेंट थे, ये रिज़ल्ट आपको याद रखने हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 1 से लेके जितने भी हमारे 11th 12th के जो कंबाइंड चैप्टर हैं, टीजीटी पीजीटी में दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और टीजीटी में ज़्यादातर 11th 12th का 70% सिलेबस पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों के कंबाइंड चैप्टर होते हैं, 1 से लेके 30 चैप्टर दोनों के कंबाइन हैं। उन सब के फॉर्मूला फॉर रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए, स्पेशली रैपिड रिवीजन, ताकि फॉर्मूले आपको याद रहें। और ये इस पेपर में नहीं, सब पेपर में, जैसे DT+B का होगा पेपर, NVS का होगा, KVS का होगा, EMRS का होगा, सब एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक बार अगर आपने ये PDF आपने ले लिया या ख़रीद लिया तो यकीन मानिए आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ये PDF आप देखें और वहाँ से आपको पता अपने आप ही चल जाएगा कि कितनी यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे एक कॉपी पे। अब आपको ये PDF मिल रहा है 1 से 30 चैप्टर्स का, जिसमें सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले आपको वहाँ पे मिलेंगे। तुरंत रैपिड रिवीजन आपकी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।